सूरजपुर गांव में रतन और रीमा का एक छोटा सा परिवार रहता था। उन दोनों का एक 4 साल का बेटा भी था, जिसका नाम राजू था। रतन पेशे से बढ़ई था। वह गांव के चौराहे पर लकड़ी के सामान और खिलौने बनाकर बेचा करता था, लेकिन उसकी कमाई बहुत कम होती थी। किसी तरह कभी कभी जब कुछ सामान बिक जाता तो रतन घर के लिए खाने का सामान ले आता था। इसी तरह एक दिन रतन जब बाजार में लकड़ी के खिलौने बेच रहा था, तभी वहां एक छोटा लड़का लकड़ी का घोड़ा खरीदने आता है। अंकल, आपके पास जो लकड़ी का घोड़ा है वो कितने का है? बेटा, छोटा वाला 10 रुपए का है और बड़ा वाला 20 रुपए का। बताओ, तुम्हें कौन सा चाहिए? अंकल, मुझे तो बड़ा वाला चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी सिर्फ 15 रुपए ही हैं। रतन दिल का बहुत अच्छा इंसान था, जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। बेटा, कोई बात नहीं, तुम ये बड़ा वाला घोड़ा ले जाओ। जब बाकी के पैसे हो जाएं, तब दे देना। सच्ची अंकल, बहुत बहुत धन्यवाद। सोनू बड़े उत्साह से घोड़ा लेकर चला गया। उसके चेहरे पर खुशी की चमक साफ झलक रही थी। इसी तरह देखते देखते कुछ समय बीत गया और धीरे धीरे ठंड का मौसम आ गया। ठंड का मौसम शुरू होते ही सुबह सुबह गांव कोहरे से ढक जाता। पेड़ों की टहनियों पर ओस की बूंदें चमकतीं और ठंडी हवाएं हर किसी को कप कपा देती थीं। गांव में जिनके पास पक्के मकान थे, उन्हें तो इस ठंड के मौसम से कोई तकलीफ नहीं थी, पर जिनके घर कच्चे थे, उनके लिए ये सर्दी किसी सज्जा से कम नहीं थी। उन्हीं में से एक घर था रतन का। रतन के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें जगह जगह दरारें आ चुकी थीं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती थी। दीवारों पर मिट्टी उखड़ चुकी थी, छप्पर से पानी टपकता था और दरवाजे के नीचे से सर्द हवा की सरसराहट पूरे कमरे में फैल जाती थी। रीमा हर रात राजू को फटे पुराने चद्दर में लपेटकर सुला देती, ताकि ठंड से उसका बदन न कांपे, जबकि रतन चुपचाप आग जलाने की कोशिश करता, ताकि घर में थोड़ी सी गर्मी रह सके। एक रात इसी तरह जब सब कुछ सन्नाटा था और बाहर ठंडी हवा जोरों से चल रही थी, रतन आग जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकड़ियां इतनी गीली थीं कि आग बार बार बुझ जा रही थी। रीमा ने कांपती आवाज में कहा, रतन, अगर ऐसे ही ठंड बढ़ती रही तो राजू को बुखार हो जाएगा। चिंता मत करो रीमा, मैं कल सुबह ही जंगल जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि कुछ सूखी लकड़ियां ले आऊं, ताकि घर में आग जलाकर थोड़ा सुकून मिल सके। तभी बगल में बैठा राजू अपने पिता से कहता है, बाबा, क्या हम पक्का घर नहीं बना सकते? हमारी झोपड़ी में जगह जगह दरारें आ चुकी हैं, जिनसे बाहर की ठंडी हवा अंदर आ जाती है। इसी वजह से मुझे बहुत ठंड लगती है। हमारे पास पहनने के लिए स्वेटर भी नहीं है और हमारा कंबल भी फट गया है। हाँ रतन, राजू सही कह रहा है। मैंने तो गांव वालों को कहते सुना है कि ठंड तो अभी और बढ़ने वाली है। कुछ लोग तो कह रहे थे कि इस बार शायद बर्फ का तूफान आने वाला है। जाने हमारा क्या होगा। लगता है इस बार ठंड हमारी जान लेकर मानेगी। रीमा, तुम तो जानती हो कि पक्का घर बनाने में बहुत पैसे लगते हैं। मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं लकड़ी का सामान बनाकर गांव में बेचता हूं, लेकिन गांव वाले बहुत कम पैसे देते हैं। घर बनाना तो दूर, मैंने सोचा था इस बार ठंड में सबके लिए स्वेटर और नए कंबल खरीद कर लाऊं, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी पैसे नहीं हैं। बाबा, एक बात बोलूं? आप तो लकड़ी का ही काम करते हो, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लकड़ियों का घर बना लें? हाँ राजू बेटा, तुम ठीक कह रहे हो। हम लकड़ियों का घर बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लानी होंगी। रतन की बात सुनकर राजू की आंखों में चमक आ गई। वह उत्साह से बोला, बाबा, मैं भी चलूंगा जंगल। मैं भी लकड़ियां उठाने में आपकी मदद करूंगा। हम जंगल से ढेर सारी लकड़ियां लाएंगे, ताकि आप एक अच्छा सा और मजबूत घर बना सकें, जिसमें ठंडी हवा अंदर ना आ सके और हम सब आराम से रह सकें। फिर ना मुझे ठंड लगेगी, ना माँ को चिंता करनी पड़ेगी। रतन मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, ठीक है मेरे शेर, लेकिन जंगल बहुत खतरनाक होता है। वहां तरह तरह के जंगली जानवर रहते हैं। इसीलिए कल मैं पहले अकेला जंगल जाऊंगा और देख कर आऊंगा। अगर मुझे जंगल सुरक्षित लगा तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। रीमा वहां खड़ी होकर पिता पुत्र की बातें सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए राजू की तरफ देखा और कहा, चलो राजू, अब सोने का समय हो गया है। बहुत देर हो चुकी है। जल्दी सो जाओ ताकि कल जल्दी उठ सको। माँ की बात सुनकर राजू चुपचाप अपने बिस्तर पर लेट गया। रतन,
अगर तुम कल जंगल जाने वाले हो तो जंगल से कम इतनी लकड़ियां तो ले आना कि हमारे घर की दरारें बंद हो जाएं, ताकि ठंडी हवा अंदर ना आ सके। ठीक है रीमा, मैं कोशिश करूंगा कि कल जंगल से काफी लकड़ियां लेकर आ सकूं। हमारी झोपड़ी को इस सर्दी में सुरक्षित बनाने के लिए मैं पूरी मेहनत करूंगा। काफी मेहनत मशक्कत के बाद किसी तरह रतन ने आग जलाई, जिसकी गर्माहट में रतन और उसका पूरा परिवार आराम से सो गया। अगली सुबह रतन जंगल जाने तैयार था। उसने जाने से पहले रीमा से कहा, देखो रीमा, मैं जंगल लकड़ियां लाने जा रहा हूं, तो तुम अपना और राजू का ख्याल रखना। और ठंड ज्यादा है तो घर में आग जलाए रखना, ताकि घर का तापमान गर्म रहे। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द आने की। रतन, परंतु अभी हमारे पास जलावन के लिए ज्यादा लकड़ियां नहीं है, तो तुम कोशिश करना जल्द से जल्द आने की। ठीक है रीमा, मैं जितनी जल्दी हो सकेगा जलावन और घर की मरम्मत के लिए लकड़ियां ले आऊंगा। फिर क्या था, रतन अपना लकड़ी काटने का औजार उठाता है और जंगल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए भी रतन अपने घर के परिस्थिति के बारे में ही सोचता रहता है। काश इस बार मुझे जंगल से अच्छी और सूखी लकड़ियां मिल जाएं, ताकि मैं घर की दरारें बंद कर सकूं और रीमा और राजू को ठंड से बचा सकूं। अब और नहीं देख सकता उन्हें इस हालत में कांपते हुए। चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े, आज मैं खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। थोड़ी देर चलते चलते वो जंगल में पहुंच जाता है, परंतु वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। जिस जंगल से वो लकड़ियां काटा करता था, वहां की सारी लकड़ियां काटी जा चुकी थीं। हे भगवान, ये क्या हो गया? यहां तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची। जिस जंगल से मैं हर साल लकड़ियां लाता था, अब वो पूरा सुनसान हो गया है। अगर लकड़ियां ही नहीं होंगी तो मैं घर कैसे बनाऊंगा? रीमा और राजू ठंड में कैसे रहेंगे? अब मैं क्या करूं? कहां जाऊं? रतन यह सोचकर परेशान था, तभी उसे अपने घर की याद आई। मुझे यहां आए काफी देर हो चुकी है। अब तक तो घर की जलावन की लकड़ी भी खत्म हो गई होगी। अभी के लिए मैं जितनी नीचे गिरी हुई लकड़ियां मिलेंगी उतनी ही ले जाता हूं, ताकि घर वालों को कम से कम इस ठंड से बचा सकूं। इतना सोचकर रतन ने बिना समय गवाए नीचे पड़ी हुई लकड़ियां चुननी शुरू कर दीं। देखते देखते कुछ ही समय में उसने थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठा कर लीं। चलो, जलावन भर की लकड़ियां तो जमा हो गईं, लेकिन अगर मुझे अपने घर की मरम्मत करनी है तो मुझे जंगल के और भीतर जाना होगा। पर अभी नहीं जा सकता, क्योंकि वहां जाने और लौटने में बहुत समय लग जाएगा। पहले मैं ये लकड़ियां घर पहुंचा दूं, ताकि रीमा और राजू ठंड से बच सकें। फिर रीमा को बता दूंगा कि मुझे कल जंगल के अंदर तक जाना होगा, ताकि वो ज्यादा परेशान ना हो। रतन फटाफट अपनी जुटाई हुई लकड़ियां उठाता है और अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए मौसम धीरे धीरे और ठंडा होने लगा। ठंडी हवाएं चलने लगीं, पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगीं और आसमान में धुंध फैलने लगी, मानो सर्दी अपनी पूरी ताकत से लौट आई हो। किसी तरह ठंड को सहते सहते रतन अपने घर लौट आता है। जब रतन घर पहुंचा तो रीमा ने उसके लाए हुए लकड़ियों के गट्ठर को देखा और चिंतित होकर पूछा, रतन, तुमने तो काफी देर लगा दी आने में। सब ठीक तो है ना? जंगल में कोई परेशानी तो नहीं हुई? और ये लकड़ियां भी बहुत कम लग रही हैं। क्या जंगल में सूखी लकड़ियां नहीं मिली? हाँ रीमा, जंगल पहुंचा तो देखा कि वहां की ज्यादातर लकड़ियां पहले ही काटी जा चुकी थीं। सूखी लकड़ी तो लगभग मिली ही नहीं। बहुत खोजने के बाद जो नीचे गिरी हुई लकड़ियां दिखीं, वहीं लेकर चला आया हूं। कल शायद मुझे जंगल के थोड़ा और भीतर जाना होगा, तब शायद वहां कुछ अच्छी लकड़ियां मिल जाएं, जिनसे हम घर की मरम्मत कर सकें। परंतु वहां तो जंगली जानवर होंगे, तुम उनका क्या करोगे? मेरे हिसाब से जंगल के इतना भीतर जाना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा। रतन, आप ऐसा मत करो। जंगल के इतने भीतर जाना बहुत खतरनाक है। मुझे डर है कि आपको कुछ हो सकता है। क्यों ना आप सरपंच जी से मदद मांग लें? हमारे घर की मरम्मत के लिए जो लकड़ियां चाहिए वो आप उनसे ले सकते हैं। वैसे भी उनके पास पक्का मकान और बगीचा है। आप अपनी पूरी परेशानी उनसे बता दीजिए, शायद वे हमारी मदद कर दें। ठीक है रीमा, तुम सही कह रही हो। मैं सोच रहा था कि खुद ही जाकर लकड़ियां ले आऊं, लेकिन तुम्हारी चिंता सही है। मैं अभी सरपंच जी के पास जाकर अपनी परेशानी बताऊंगा और उनसे मदद मांगूंगा। इससे जंगल में जाने का खतरा भी नहीं रहेगा और घर की मरम्मत भी हो जाएगी। फिर क्या था, रतन तुरंत ही सरपंच के घर के लिए निकल पड़ता है।
कुछ देर चलते चलते रतन सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी उस समय अपने कमरे में चारपाई पर बैठकर गांव के जमींदार से बात कर रहे थे। रतन ने नम्रता से आगे बढ़कर उन्हें प्रणाम किया। राम राम सरपंच जी, मैं आपसे एक जरूरी बात करने आया हूँ। सरपंच जी ने रतन की ओर देखा और अपनी बातचीत रोकते हुए कहा, अरे रतन, आओ बेटा, बैठो। बताओ क्या बात है? चेहरे से लग रहा है कि कुछ चिंता में हो। हाँ सरपंच जी, दरअसल हमारी झोपड़ी की हालत बहुत खराब हो चुकी है। छत और दीवारों में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं, जिनसे ठंडी हवा अंदर आ जाती है। मैंने जंगल से लकड़ियां लाने की कोशिश की, लेकिन अब वहां सूखी लकड़ियां बिल्कुल नहीं बचीं। मैं सोच रहा था कि आपसे कुछ लकड़ियों की मदद मिल जाए, ताकि मैं अपने घर की मरम्मत कर सकूं। अरे रतन, मैं तुम्हारी परेशानी समझता हूँ, लेकिन अभी तो मेरे पास खुद भी लकड़ियों की कमी है। पिछले हफ्ते ठंड बढ़ने पर मैंने अपने घर की मरम्मत के लिए सारी लकड़ियां इस्तेमाल कर ली। ऊपर से जमींदार जी ने भी कहा है कि फिलहाल गांव के भंडार से कोई लकड़ी बाहर नहीं जाएगी। तुम कुछ दिन और इंतजार कर लो, शायद अगले हफ्ते जंगल से लकड़ियों की नई खेप आ जाए। सरपंच जी, अगर लकड़ियां नहीं दे सकते तो कोई और मदद ही कर दीजिए। मेरे घर की हालत बहुत खराब है। दीवारों में दरारें हैं, ठंडी हवा सीधी अंदर आ जाती है। रीमा और राजू ठंड से कांप रहे हैं। अगर थोड़ी बहुत पुरानी लकड़ी या फूस भी दे दें तो मैं उसी से घर की दरारें बंद कर लूंगा। देखो रतन, मैं तुम्हारी हालत समझता हूँ, लेकिन मेरे पास भी अभी कुछ खास बचा नहीं है। गांव में अगले महीने पंचायत भवन की मरम्मत होनी है, तो सारी लकड़ियां वहीं के लिए रखवाई गई हैं। तुम चाहो तो जंगल से जाकर खुद ले आओ, लेकिन मेरी मानो तो ज्यादा भीतर मत जाना। वहां के हालात अब पहले जैसे नहीं रहे। सरपंच की बात सुनकर रतन का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। ठीक है सरपंच जी, मैं समझ गया। इतना कहकर रतन ने सरपंच को नमस्कार किया और भारी कदमों से वहां से लौटने लगा। रास्ते में चलते हुए भी उसके मन में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, अब मैं क्या करूं? कैसे करूं अपने घर की मरम्मत? कुछ ही देर में रतन अपने घर पहुंच जाता है और रतन के पहुंचते ही रीमा के सवाल शुरू हो जाते हैं। रतन, आप आ गए? क्या सरपंच जी ने हमारी मदद करने के लिए कुछ कहा? उन्होंने लकड़ियां देने या कोई और उपाय बताया क्या? रीमा, सरपंच जी ने कहा कि उनके पास भी अभी लकड़ियां नहीं हैं। गांव की बाकी लकड़ियां भी अगले महीने तक किसी और काम के लिए रखी गई हैं। वो अभी हमारी मदद नहीं कर सकते। रतन, तो अब हमारी कोई मदद नहीं हो सकती, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। आप चिंता मत करो, हम किसी न किसी तरह अपने घर को इस ठंड से बचा ही लेंगे। दोनों अभी आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें गांव वालों का शोर सुनाई देता है। भागो भागो, अपनी अपनी जान बचाकर भागो। भागो भागो, अगर जान बचानी है तो यहां से भागो। ये कैसा शोर है? लगता है गांव में कोई जानवर आ गया है। मैं बाहर जाकर देखता हूं। रतन अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर देखता है कि सारे गांव वाले भाग रहे हैं। क्या बात है बिरजू? सारे लोग क्यों भाग रहे हैं? गांव में कोई जंगली जानवर आ गया है क्या? जंगली जानवर से भी खतरनाक चीज है। जान बचानी है तो भागो, नहीं तो बर्फ के तूफान में हम सब मारे जाएंगे। रतन देखता है कि गांव में बर्फ का तूफान आ रहा था। बर्फ के बड़े बड़े गोले गांव की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहे थे। रीमा, राजू को लेकर जल्दी यहां से चलो। गांव में बर्फ का तूफान आ गया है। लोग गांव छोड़कर भाग रहे हैं। रीमा जल्दी जल्दी कुछ जरूरी सामान गठरी में बांधने लगती है। अपनी माँ को इतना परेशान देख राजू रतन से पूछता है, बाबा, अब हम कहाँ जाएंगे? अभी कुछ सोचने का वक्त नहीं है बेटा। जान बचानी है तो हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सभी बर्फ के नीचे दबकर मर जाएंगे। लेकिन बाबा, हम जाएंगे कहाँ? बेटा, अभी के लिए जंगल जाने के अलावा मुझे और कुछ समझ नहीं आ रहा है। वे तीनों जंगल की ओर चले जाते हैं। चलते चलते वे जंगल पहुंचते हैं। जंगल में मौसम गांव से अच्छा था। यहाँ तो बर्फ के तूफान का नामो निशान भी नहीं है। हाँ, यहाँ कितनी अच्छी धूप खिली हुई है। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है। हाँ रीमा, जब तक गांव में बर्फ का तूफान नहीं थम जाता, हमें यहीं रहना होगा। वो तीनों एक पेड़ के नीचे चादर बिछाकर आराम करने लगते हैं। सुबह से शाम हो जाती है। शाम होते होते ठंड बढ़ जाती है और धीरे धीरे जंगली जानवरों की डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिस वजह उनके दिलों में खौफ पैदा करने लगती हैं। बाबा, ये तो शेर की आवाज है। मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर शेर यहाँ आ गया तो हम सबको खा जाएगा। हाँ रतन, अगर हम ठंड से बच गए तो जंगली जानवर हमें जरूर मार डालेंगे। घबराओ मत, हमें कुछ नहीं होगा। जंगली जानवरों से बचने के लिए हमें पेड़ पर चढ़ना होगा।
जंगली जानवरों के डर से वे तीनों एक पेड़ पर चढ़ जाते हैं और सारी रात वे तीनों पेड़ पर बैठकर गुजार देते हैं। रात भर पेड़ पर बैठने के कारण उन्हें बहुत ठंड लगती है। जब सुबह होती है तो वे नीचे आते हैं। रात भर जागने के कारण वो बहुत थके हुए थे। ठंड की वजह से राजू की तबीयत बिगड़ जाती है। बच्चा सारी रात सो नहीं पाया, इसे ठंड भी लग गई है। हम इस तरह से कब तक यहाँ रहेंगे पेड़ के नीचे चादर बिछाकर? रीमा, तुम राजू को लेकर आराम करो, मैं गांव जाकर देखता हूं। तूफान थम गया होगा तो हम गांव वापस चलेंगे, ठीक है ना रीमा? किसी तरह रीमा पेड़ के नीचे कुछ खाने को बनाती है। फिर वो तीनों खाना खाते हैं, जिसके बाद रतन गांव चला जाता है। रीमा राजू को काढ़ा बनाकर पिलाती है ताकि उसको थोड़ी गर्मी लग सके। राजू, ये लो काढ़ा पी लो, इससे तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम गांव वापस चलेंगे, ठीक है? राजू काढ़ा पीकर पेड़ के नीचे सो जाता है। रीमा भी पेड़ के नीचे आराम करने लगती है और वहां रतन गांव जाकर देखता है कि वहां बर्फ की बारिश हो रही थी। गांव में कोई नहीं था। सारे गांव वाले गांव छोड़कर जा चुके थे। गांव की ऐसी हालत देख रतन जंगल वापस आ जाता है। क्या हुआ रतन, क्या हम गांव वापस जा सकते हैं? नहीं रीमा, गांव में बर्फ की बारिश हो रही है, वहां कोई भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे बाबा? हम कहाँ रहेंगे? हम दिन को तो किसी तरह से गुजार लेंगे, लेकिन रात होते ही जंगली जानवरों का डर सताता रहेगा। अगर हम गांव में सुरक्षित नहीं हैं तो यहाँ भी हमारी जान को खतरा है। बाबा, एक बात कहूँ, क्या हम पेड़ पर घर बना सकते हैं? राजू एक विशाल पेड़ की तरफ इशारा करके कहता है। वह देखिए बाबा, वह पेड़ कितना बड़ा है, उसकी डालियां कितनी मजबूत है। हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। हाँ राजू, तुम ठीक कह रहे हो, हम उस पेड़ पर अपना घर बना सकते हैं। रतन उसी समय लकड़ियां इकट्ठी करने लगता है। रीमा और राजू भी उसकी मदद करते हैं लकड़ियां इकट्ठा करने में। लकड़ियां इकट्ठा करने के बाद रतन पेड़ पर लकड़ी का घर बनाने लगता है। देखते देखते कुछ घंटों की कड़ी मेहनत के बाद रतन पेड़ पर घर बना लेता है। अरे वाह बाबा, पेड़ पर हमारा घर बन गया है। अब हमें जंगली जानवरों का कोई डर नहीं है। वे तीनों पेड़ पर बने घर में रात बिताते हैं और दूसरे दिन सुबह जब वो तीनों जागते हैं, सब बहुत खुश रहते हैं, क्योंकि पेड़ के घर में ना तो उन्हें ठंड से कोई परेशानी हुई और ना तो जंगली जानवरों से डर लगा। बाबा, पेड़ का घर अंदर से बहुत गर्म है, मुझे रात में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी। इसका मतलब मेरी मेहनत सफल हो गई और हमें आशियाना भी मिल गया। वो तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी रतन देखता है, नीचे कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये तो हमारे गांव के लोग हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? रतन ने उन लोगों को आवाज लगाई। अरे भोला चाचा और रामू, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे रतन, ये तेरा घर है क्या? हाँ चाचा, ये मेरा घर है। गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग जंगल आ गए और पेड़ पर घर बना लिया। लेकिन आप लोग इतने दिन कहाँ थे? सारी बातें यहीं कर लेगा, हमें अपने घर नहीं बुलाएगा क्या? कैसी बात कर रहे हो चाचा? ऊपर आ जाओ सीढ़ी पर चढ़कर। भोला और रामू दोनों रतन के घर में आ जाते हैं। अब बताओ चाचा, आप सब इतने दिन कहाँ थे? गांव में बर्फ का तूफान आने के बाद हम लोग पड़ोस के गांव में चले गए। हम तंबू लगाकर वहां रह रहे थे, लेकिन कुछ दिन बाद बर्फ का तूफान वहां भी आ गया। पड़ोस का गांव भी बर्फ से ढक गया। तूफान के कारण हमारे तंबू उखड़ गए, जिसके बाद हम वहां से जान बचाकर भागे। हमारे पास जंगल आने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। बाकी के गांव वाले भी आते ही होंगे, पर रतन, तूने तो पेड़ पर घर बनाकर अपना और अपने परिवार की जान बचा ली, लेकिन हम कहाँ जाएं? हमारा तो कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। ठंड के मौसम में हम कहीं खुली जगह पर भी नहीं रह सकते। हम सब ठंड से मारे जाएंगे। कैसी बात कर रहे हो भोला चाचा? मेरे होते हुए आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बनाऊंगा। तुम सच कह रहे हो रतन बेटा? हाँ चाचा, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। रतन उनके लिए भी पेड़ पर घर बनाने का काम शुरू कर देता है। थोड़ी देर में सारे गांव वाले भी जंगल में आ जाते हैं। वे सभी रतन से कहते हैं कि हमारे लिए भी पेड़ पर घर बना दो। मैं आप सबके लिए पेड़ पर घर बना दूंगा, लेकिन आप सबको मेरी मदद करनी होगी। तुम चिंता मत करो रतन भैया, हम सब आपके काम के लिए आपको पैसे भी देंगे। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे तो आप लोगों का सहयोग चाहिए। पेड़ पर घर बनाने के लिए मुझे बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत होगी। अगर आप लोग जंगल से लकड़ियां ले आएंगे तो मेरा काम आसान हो जाएगा। रतन भैया, हम सब तुम्हारी मदद के लिए तैयार हैं। हम अभी लकड़ियां लेकर आते हैं।
सारे गांव वाले जंगल से लकड़ियां लेकर आते हैं, जिसके बाद रतन सबके लिए पेड़ पर घर बनाता है। देखते देखते कुछ ही दिनों में पूरा सूरजपुर गांव पेड़ पर बस जाता है। वाह रतन बेटा, पेड़ के इस घर में ना तो ठंड लगती है, ना ही यहाँ जंगली जानवरों का खतरा है। हमारा तो गांव वापस जाने का मन ही नहीं कर रहा है। पेड़ पर रहकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा गांव पूरी दुनिया में नहीं होगा जहां के सारे निवासी पेड़ पर रहते हों। ये कहानी सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां इन दिनों बरसात का मौसम शुरू हो चुका था और बिजली के कड़कड़ाहट के साथ बहुत जोरदार बरसात हो रही थी। इसी गांव में राजू नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। राजू एक गरीब मजदूर था, जो कभी किसी के खेत में काम करता तो कभी किसी के लिए मजदूरी करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसके पास तो गांव में खुद का मकान भी नहीं था। वो सेठ धनीराम के एक छोटे से खपरैल वाले घर में अपने परिवार के साथ किराए पर रहता था, जहां बरसात में छत टपकती और गर्मियों में दीवारें तपती थीं। जैसे तैसे दिहाड़ी मिलती तो घर का चूल्हा जलता, वरना कई बार उसे और उसके पत्नी को खाली पेट ही सोना पड़ता था। उस रात मौसम बेहद खराब था। मूसलाधार बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं और बिजली की चमक से पूरा गांव कांप सा रहा था। अजी, 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है। न धूप निकली, न कपड़े सूख पाए। घर में हर तरफ नमी ही नमी भर गई है और ऊपर से छत भी टपक रही है। अगर यूं ही बारिश चलती रही तो खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। मीरा, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन अब करें भी तो क्या? खेत भी पूरी तरह पानी में डूब गए हैं, अनाज की बोरियां भी गीली हो गई हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत दाल चावल था वो भी खत्म हो चुका है और सारी लकड़ियां भी भीग गई हैं, इसीलिए चूल्हा भी नहीं जल पा रहा। और हां, क्या तुमने सुना? बिरजू काका कह रहे थे कि बारिश कम से कम 15 दिन और ऐसे ही चलेगी। अगर सच में ऐसा हुआ तो न गांव के रास्ते खुलेंगे और न ही बाहर से कुछ लाया जा सकेगा। ऐसा तो मत कहिए जी। अगर इसी तरह पानी गिरता रहा तो हम खाएंगे क्या? घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है, लकड़ियां भी भीगी पड़ी हैं, चूल्हा जल नहीं रहा। पेट की आग तो जैसे अब सहन ही नहीं होती। न कोई उधार देने को तैयार है, न कहीं काम ही मिल रहा। अब तो भगवान ही मालिक है। इसी तरह बारिश लगातार पड़ती रही और फिर जैसे तैसे 3 दिन बाद बारिश रुक जाती है और बारिश के रुकते ही राजू तुरंत अपने घर से काम की तलाश में बाहर निकल पड़ता है। सेठ जी, आपके पास अगर कुछ काम हो तो बताइए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। बस घर में बैठकर पत्नी की भूख नहीं देखी जाती। अरे राजू, मैं तेरा दुख समझता हूँ, लेकिन जब से ये बरसात लगी है मैं तो खुद अपने मजदूरों को काम नहीं दे पा रहा हूँ। मेरे सारे खेत पानी में डूबे पड़े हैं। बारिश के चलते मेरा गोदाम का काम भी पूरी तरह बंद है, इसलिए अभी तो कोई काम नहीं है। सेठ जी, मैं कोई भी काम कर लूंगा। मैं हल भी जोत लूंगा और अगर आप कहें तो घर का काम भी कर दूंगा। जानवरों को चारा पानी भी दे दूंगा, मगर मुझे कुछ तो काम दीजिए। घर पर मेरा परिवार भूखा है। सेठ जी, अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे कोई काम दीजिए। नहीं राजू, ऐसा मत कह। तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, पर मैं भी क्या करूं, मजबूर हूं। कुदरत का कहर हम सब पर ही बरस रहा है, लेकिन तू चिंता मत कर। जैसे ही बारिश थमेगी सबसे पहला काम मैं तुझे ही दूंगा। और सुन, एक काम कर, मेरे पास कुछ सूखी लकड़ियां और थोड़ा अनाज रखा है, जाते जाते अपने साथ लेते जा। सेठ से खाने का अनाज लेकर राजू जैसे ही अपने घर की ओर निकला ही था कि बरसात फिर से शुरू हो जाती है। बरसात के चलते वो एक झोपड़ी के यहाँ जाकर रुक जाता है। जहाँ वो रुका था वहीं पर 2 लोग आपस में बरसात पर चर्चा कर रहे होते हैं। भाई राकेश, इस बार तो बारिश बढ़िया पड़ रही है। खेतों के लिए तो जैसे वरदान हो। बिल्कुल सूरज भाई, बारिश पड़नी भी चाहिए। अगर ये ना हो तो गर्मी जान निकाल लेती। पिछले साल तो जून जुलाई के महीनों में गर्मी ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया था। ना पानी था, ना फसल हुई। कई गांवों में तो पीने तक को पानी नहीं बचा था। हाँ, सही कह रहे हो राकेश। इस बार तो मौसम भी सही वक्त पर पलट गया है। ऐसे ही 10 दिन तक लगातार पानी बरस जाए तो चावल की फसल भी अच्छे से हो जाए। हाँ भाई, कम से कम 10 दिन तो ऐसे ही बरसे, वरना कहीं अचानक धूप निकल गई तो सारी मिट्टी फट जाएगी।
मैंने कल ही मौसम की खबर देखी थी, जहां बता रहे थे कि कम से कम 10-15 दिन के लिए बारिश तो भर भर के होने वाली है। इसका मतलब अभी तो हमारे सोच से कुछ ज्यादा बरसात होने वाली है। हाँ भाई, मौसम विभाग ने साफ कहा है कि अगले 10-15 दिन दबा के बारिश होने वाली है। उन्होंने तो सलाह भी दी है, लोग जरूरी राशन वगैरह पहले ही घर पर रख लें। फिर चिंता किस बात की? मैं तो आज ही पूरे महीने का घर का राशन भर लूंगा। फिर आराम से बरसात के मजे लेंगे, गर्मा गर्म खिचड़ी पकौड़ी और ऊपर से गर्म चाय। बगल में खड़ा राजू ये सब बात सुनकर उनसे कहता है, अगर बारिश ऐसे ही पड़ती रही तब तो हमारा जीना दुश्वार हो जाएगा। हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज भी नहीं है और आप लोग 10 दिन की बारिश बता रहे हो। तो खड़े क्या हो राजू भाई, जाओ और जाकर अपने घर का राशन भरा लो। राजू चुपचाप किनारे खड़ा होकर उनकी बातें सुनता है। उसके मन में चिंता थी। जहां कुछ लोगों के लिए ये बारिश वरदान बन रही थी, वहीं उसके जैसे गरीबों के लिए ये अभिशाप बन गई थी। फिर कुछ समय बाद जैसे ही बारिश थोड़ी सी कम होती है, वो अपने घर की ओर चल पड़ता है। अरे भाग्यवान, मैं अभी बाहर से सुनकर आ रहा हूं कि अगले 10-12 दिन तक लगातार बारिश होने वाली है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कहां से घर का राशन भराऊं। क्या कह रहे हो जी? 10-12 दिन? अगर ऐसे हुआ तो हम क्या करेंगे? हमारे घर पर तो इतने दिनों का अनाज नहीं है और ऐसी बारिश में आपको कहीं काम भी नहीं मिलेगा। आपको तो पता ही है कि घर की हालत कैसी है। कोने कोने से पानी टपक रहा है। अब तो बर्तन भी भरते जा रहे हैं। हाँ मीरा, मैं समझ रहा हूं तुम्हारी परेशानी। मैं भी जानता हूं कि इस टपकते छत के नीचे हम कब तक टिक पाएंगे अगर ऐसी ही बारिश होती रही तो। और ऐसी ही बारिश होती रही तो घर में कोई ना कोई बीमार भी पड़ सकता है। और हमें अभी सेठ धनीराम को घर का किराया भी देना है। पहले ही 3 महीनों का किराया देना बाकी है। अगर ऐसे ही हालात रहे तो हम कहाँ से किराया भरेंगे? वो तो इस बार पक्की नहीं सुनेंगे हमारी बात। पिछली बार तो किसी तरह मना लिया था। यही बात तो मुझे भी खाए जा रही है। एक तरफ ये बारिश है जो रुकने का नाम नहीं ले रही है और दूसरी तरफ जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। मीरा, मुझे कुछ नहीं समझ रहा है, मैं क्या करूं? आप परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ कि आप बहुत कोशिश कर रहे हो, पर अब हम दोनों को मिलकर कुछ करना होगा, तभी कोई रास्ता निकल पाएगा। अभी वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी बारिश और जोर जोर से होने लगी और इस बार तो बारिश के साथ साथ बिजली भी गिर रही थी। बारिश की बूंदें इतनी तेजी से गिर रही होती हैं जैसे बादल फट पड़े हो। बारिश के बूंदों के साथ गांव का पूरा वातावरण शीतल और ठंडक से भर जाता है। अब तो देखो जी, बारिश और तेज हो गई है और ये छत तो अब लग रहा है जवाब दे देगी। और एक तरफ से ये बारिश परेशान कर रही है, दूसरी तरफ घर में खाने को अनाज नहीं है। हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ मीरा, अब तो मुझे और डर लग रहा है। कहीं अगर ऐसी ही बरसात बढ़ती रही तो ये छत गिरकर नीचे ना आ जाए। हमें कुछ ना कुछ करना तो पड़ेगा। आप एक काम क्यों नहीं करते हो? एक बार जाकर मुखिया जी से मिल लीजिए, शायद वो कुछ मदद कर दे हमारी। मीरा, परंतु ऐसी बारिश में घर से बाहर निकलना जान जोखिम में डालना है। बारिश की वजह से रास्तों पर चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और मैं मुखिया जी से मिलकर क्या करूंगा? उनके पास मदद के लिए जाओ तो कोई ना कोई नया बहाना बनाकर हमेशा गांव वालों की बातों को टाल देते हैं। हाँ, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, पर इस समय हम लाचार हैं। हमें उनकी मदद लेनी ही पड़ेगी। तुम एक बार जाकर उनसे बात तो करके देखो, शायद वो कोई मदद कर दे। अगर अभी नहीं गए तो शायद हमें पछताना पड़ सकता है। इसलिए कह रही हूँ, जाइए और उन्हें हम पर क्या बीत रही है सब कुछ साफ साफ बता दीजिए। फिर क्या था, मीरा की ऐसी बातें सुनकर राजू भारी बारिश में मुखिया के घर के लिए निकल जाता है। किसी तरह से बच बचाकर राजू मुखिया के घर पर पहुंच जाता है। अरे राजू, तुम इतनी भारी बारिश में यहाँ क्या हुआ? कोई जरूरी बात है? हाँ मुखिया जी, मैं आपके पास बहुत जरूरी काम से आया हूं। मुखिया जी, इस बारिश ने तो हमारा जीवन ही तबाह कर रखा है। घर की छत से लबालब पानी गिर रहा है। घर की ऐसी हालत हो रखी है जैसे पूरा घर नदी हो। घर में खाने को अनाज नहीं है। ऊपर से ऐसे बारिश के चलते कोई काम नहीं मिल रहा है, जिस कारण पैसे भी नहीं हैं। मैं बहुत मजबूर हो चुका हूं। देख राजू, पैसों की बात तो मत ही कर। मैं खुद ही कई लोगों को पैसे बांट चुका और अब मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है कि मैं तुझे दे सकूं। तू तो जानता ही है कि पंचायत में कितने खर्चे होते हैं, इसलिए फिलहाल तो मैं तुझे पैसे नहीं दे पाऊंगा। तू किसी और के पास से पैसे उधार ले ले। और बारिश का क्या है, बारिश तो सबके लिए आई है, बस फर्क इतना है कि कोई भीगते हुए सहता है
तो कोई घरों में आराम फरमाता है। यहाँ राजू मुखिया के यहाँ मदद लेने की कोशिश कर रहा होता है और वहीं उसके घर पर सेठ धनीराम अपना किराया लेने पहुंच जाता है। सुनो मीरा, मुझे फटाफट से घर का किराया लाकर दे दो। और हाँ, याद है ना, पहले के 3 महीनों का भी किराया बाकी है। सेठ जी, कृपा करके थोड़ा वक्त और दे दीजिए। राजू बाहर गए हैं, वो किसी से मदद लेने गए हैं, बस लौटने ही वाले होंगे। हम आपका किराया जरूर चुकाएंगे, बस कुछ दिन की मोहल्लत दे दीजिए। मीरा, अब बहानों से काम नहीं चलेगा। मैं पहले ही बहुत बार तुम्हें मौका दे चुका हूं, अब एक दिन भी देर नहीं चलेगी। अगर आज किराया नहीं दिया तो तुम्हें ये घर खाली करना पड़ेगा। सेठ जी, हम कहाँ जाएंगे बाहर? इतनी तेज बारिश हो रही है, गांव में हर जगह पानी भर गया है, पूरे छत से पानी टपक रहा है। हमारे पास इस वक्त कुछ भी नहीं है, खाना तक नहीं है। हम पर ऐसा अन्याय मत कीजिए सेठ जी। देखो मीरा, बारिश के वक्त हमें भी तो खाना चाहिए। तुम लोगों की दिक्कत मैं हर बार नहीं सुन सकता। ये बारिश एक दिन की नहीं है, कम से कम 10-15 दिन चलने वाली है। ये सब सोचकर बोल रहा हूं। सेठ जी, बस कुछ दिन का और समय दे दीजिए, हम आपके पैसे लौटा देंगे। नहीं मीरा, मैं अब तुम्हें एक भी दिन का भी समय नहीं दूंगा। फिर क्या था, धनीराम सेठ मीरा को अपने घर से बाहर निकाल देता है। तभी कुछ देर बाद राजू अपने घर की ओर लौट रहा था, तभी अपनी पत्नी को बारिश में बाहर देखता है। क्या हुआ मीरा, तुम इतनी तेज बारिश में यहाँ क्या कर रही हो? सेठ धनीराम आए थे किराया लेने। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, तुम पैसे लेने ही गए हो, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और बोलने लगे कि तुम्हारे बहाने और नहीं चलेंगे और अभी के अभी मेरा घर खाली कर दो। उन्होंने तुम्हें इतनी तेज बारिश में बाहर निकाल दिया, क्या उनमें इतनी सी भी इंसानियत नहीं है? अब हम क्या करेंगे जी, हमारा तो कोई है भी नहीं, हम कहाँ जाएंगे? अब हम बस एक काम कर सकते हैं, जब तक कुछ ना हुआ तब तक गांव के मंदिर में आश्रय ले सकते हैं। हाँ, ये आपने सही कहा, हम कुछ दिन गांव के मंदिर में गुजार लेते हैं। राजू और मीरा भीगते हुए अपने भीगे सामान को साथ लेकर गांव के पुराने शिव मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में तेज बारिश और ठंडी हवा से शरीर कांप रहा था, लेकिन मजबूरी ने उन्हें हिम्मत दी थी। मंदिर तक पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। बारिश अब भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। मंदिर के भीतर एक कोना चुनकर उन्होंने अपना सामान रख दिया और वहीं एक कोना पकड़कर दोनों सो गए। सुबह होते ही गांव के सेठ वहां आ गए, जिनके पास कुछ दिन पहले वो काम मांगने गया था। उन्होंने मंदिर में राजू और उसकी पत्नी को देखकर पूछा, अरे राजू, तुम यहाँ मंदिर में क्यों रुके हुए हो? सब ठीक तो है? सेठ जी की आवाज सुनकर राजू उठकर खड़ा हो जाता है। सेठ जी, सब कुछ बिखर गया है, घर से निकाल दिए गए, खाने को कुछ नहीं, कोई काम नहीं, मजबूरी में मंदिर में आकर शरण ली है। मुझे अफसोस है राजू, मैंने सोचा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। उस दिन तुझे जो थोड़ा अनाज दिया था उसी से कुछ दिन गुजारा कर लेगा, ऐसा सोचा था, लेकिन अब देख रहा हूं कि बात उससे कहीं आगे निकल चुकी है। सेठ जी, अब हालात हमारे बस में नहीं रहे। बारिश ने हमारे जैसे गरीबों की जिंदगी पूरी तरह से उधेड़ दी है। हम तो बस एक कोने में बैठकर यही सोचते रहे कि अगली सुबह कैसी होगी। चल उठ, अपना सामान उठा और चल मेरे साथ मेरे घर के पास। मेरा एक छोटा सा घर है, तू आज से वही रहेगा। राजू को एक पल के लिए विश्वास ही नहीं हुआ कि सेठ जी ने उसके लिए अपने घर के पास एक छोटा सा घर देने की बात कही। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इतने अपमान और संघर्ष के बाद किसी ने उसका दर्द समझा था। सेठ जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। आपने आज मेरी डूबती जिंदगी को एक नई दिशा दी है। नहीं राजू, ये कोई उपकार नहीं है, तुमने हमेशा मेहनत से काम किया है। तुम्हारे जैसे ईमानदार लोग ही इस गांव की असली ताकत हैं। वो घर पुराना जरूर है, लेकिन छत मजबूत है। तुम्हारे परिवार को अब भीगने की जरूरत नहीं। राजू और मीरा ने मंदिर से अपना भीगा हुआ सामान समेटा और सेठ जी के साथ चल पड़े। सेठ जी उन्हें सबसे पहले अपने घर में ले गए और उन्हें कुछ देर वहीं रुकने कहा, ताकि दूसरे घर में थोड़ी साफ सफाई करवा सके। कुछ देर बाद जब राजू और मीरा उस घर में पहुंचे तो उन्होंने देखा घर पुराना था मगर मजबूत था। उस घर में कहीं से भी पानी की बूंद नहीं गिर रही थी। उस घर को देखकर मीरा बोली, लगता है जैसे हम एक बुरे सपने से जागे हैं। भगवान सेठ जी को सदा खुश रखे।
देखते देखते कुछ दिन और बीत गए। बारिश अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। गांव में फिर से हलचल लौटने लगी थी। खेतों में पानी उतर चुका था और लोग अपने अपने कामों में लगने लगे थे। राजू और मीरा अब उस नए घर में सुकून से रह रहे थे। एक सुबह मीरा चूल्हे पर चाय चढ़ाते हुए राजू से बोली, सुनिए जी, एक बात कहूं? हाँ भाग्यवान, कहो ना। अब जब हमारे सिर के ऊपर मजबूत छत है और थोड़ी राहत मिल गई है, तो क्यों ना हम कुछ छोटा मोटा काम शुरू करें? काम? कैसा काम? सोचा है, गांव के मुख्य चौक पर एक छोटी सी चाय की टपरी खोल लेते हैं। बारिश के बाद हर कोई गर्मा गर्म चाय के लिए तरस रहा है और गांव में कोई अच्छी चाय की जगह है भी नहीं। हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन इसके लिए कुछ पैसे चाहिए होंगे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचा। सेठ जी से कहिए ना, उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, एक बार उनसे थोड़े पैसे उधार मांगिए। आप कह दीजिए कि जैसे ही दुकान चलने लगेगी धीरे धीरे चुका देंगे, वो जरूर मानेंगे। ठीक कह रही हो मीरा, एक बार कोशिश करने में क्या जाता है। अगर चाय की दुकान चल निकली तो हमें किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। उसी दिन राजू दोपहर में सेठ जी के पास पहुंचा। संकोच के साथ उसने अपनी बात रखी। सेठ जी, एक बात कहनी थी। आपसे जो मदद मिली उसके लिए मैं हमेशा आपका आभारी रहूंगा। अब मैं कुछ काम शुरू करना चाहता हूं, एक छोटी सी चाय की टपरी। अगर आप थोड़े पैसे उधार दे दें तो मैं धीरे धीरे चुका दूंगा। राजू, यही तो मुझे सुनना था। मैं जानता था कि तुम किसी पर हमेशा निर्भर नहीं रहोगे। चाय की दुकान बहुत अच्छा विचार है। गांव में लोग सुबह शाम बैठते हैं, बात करते हैं। तुम्हारी दुकान चलेगी जरूर। ये लो, ये 5,000 रुपये दुकान शुरू करने के लिए काफी होंगे। और चिंता मत करना, उधार की बात नहीं, इसे निवेश मानो। और जब दुकान चल निकले तब जैसे मन करे लौटा देना। सेठ जी, आपने तो आज फिर मुझे नया जीवन दे दिया। अगले ही दिन राजू ने गांव के चौक पर एक छोटी सी जगह देखी और वहां लकड़ी की एक साफ सुथरी चाय की टपरी लगाई। मीरा ने घर पर ही अदरक की चाय और गर्म पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। दुकान का नाम उन्होंने रखा पहली बारिश की चाय। नाम सुनते ही गांव के लोग खींचे चले आए। सभी को वो कहानी याद थी जब राजू और मीरा बारिश में मंदिर में सोने को मजबूर हुए थे। अब वही लोग उनकी चाय की तारीफ करते नहीं थकते थे। अरे राजू, तेरी चाय तो वाकई कमाल की है। और मीरा भाभी के गरम गरम पकौड़े, बस क्या कहने। धीरे धीरे उनकी दुकान चल निकली। राजू सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे तक दुकान खोलता और मीरा पीछे से सारा सामान तैयार करती। कुछ ही महीनों में राजू ने सेठ जी का पैसा भी लौटा दिया। आज वही राजू जो एक वक्त अपनी पत्नी को भूखा सुलाता था, अब गांव के लोगों को गरम चाय और स्वादिष्ट पकौड़े खिला रहा है। उसकी दुकान अब गांव का सबसे प्यारा अड्डा बन चुकी है। देखिए जी, मेहनत और सच्ची नीयत कभी खाली नहीं जाती। हाँ, और सबसे बड़ा भाग्य तो ये है कि मेरे साथ तुम हो मीरा। पहली बारिश ने राजू और मीरा से सब कुछ छीना था, लेकिन उसी बारिश ने उन्हें एक नई सोच, एक नई शुरुआत और आत्मसम्मान की चाय की दुकान दी। मुसीबतें चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान हिम्मत न हारे, मेहनत करता रहे और रिश्तों में सच्चाई और भरोसा बनाए रखे, तो वो बुरे से बुरे दौर से निकलकर नई जिंदगी शुरू कर सकता है। अगर आपको ये कहानी